नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है जनमन न्यूज़ 24 में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 1,23,711 पहुंच गई है। अच्छी बात यह है कि 50,857 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात यह है कि 3,676 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। वहीं बात करें हम विश्व की, तो विश्व में 52,42,148 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 21,15,542 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। पर दुख की बात यह है कि 3,35,857 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि विमान हादसे के बाद खौफनाक मंजर, कराची में क्रैश होकर घरों पर गिरा प्लेन। आपको बता दें कि विमान में मासूम भी थे सवार। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान में शुक्रवार को एक बड़ा विमान हादसा हो गया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक एयरक्राफ्ट शुक्रवार को भयानक दुर्घटना का शिकार हो गया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक ये फ्लाइट तब क्रैश हुआ जब कराची में लैंडिंग होने वाली थी। हादसे के बाद रिहायशी इलाके में काले धुएं के गुब्बार को काफी दूर से ही देखा गया। बताया जा रहा है कि विमान में 91 यात्री सवार थे। दोस्तों आपको बता दें कि दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद विमान ने करीबन 4-5 घरों को अपनी चपेट में ले लिया और फिर वहीं से धुएं के गुब्बार निकलने लगे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक विमान में 98 यात्री सवार थे। इनमें से 85 इकोनॉमी में और 6 बिजनेस क्लास में सफर कर रहे थे। दोस्तों आपको बता दें कि इस विमान हादसे में कम से कम 90 लोगों के मारे जाने की आशंका है। माना ये जा रहा है कि आबादी क्षेत्र में गिरे इस विमान में कुछ लोग बच भी गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान की समाचार वेबसाइट द डॉन के मुताबिक विमान में करीबन 9 बच्चे भी सवार थे। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि पाकिस्तान में विमान दुर्घटना के कारण जान माल के नुकसान से गहरा दुख हुआ है। मृतकों के परिवारों के प्रति हमारी संवेदना और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि पीएम नरेंद्र मोदी के ऐलान पर भड़की ममता, कहा नुकसान 1 लाख करोड़ का और मिले हैं 1,000 करोड़ रुपए। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अम्फान तूफान से तबाह हुए पश्चिम बंगाल के कई जिलों का हवाई दौरा किया। इसके बाद उन्होंने 1,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया। पीएम मोदी के इस ऐलान पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विफर पड़ी। उनका कहना है कि नुकसान 1 लाख करोड़ का हुआ है और पैकेज सिर्फ 1,000 करोड़ का दिया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 1,000 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया है, लेकिन इससे जुड़ी कोई भी जानकारी नहीं दी है कि यह पैसा कब मिलेगा या यह अग्रिम धनराशि है। अम्फान तूफान के कारण 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। 56,000 करोड़ रुपए तो हमारा पहले ही केंद्र पर बकाया है। दोस्तों आपको बता दें कि सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी फंड से 1,000 करोड़ देने का ऐलान किया है, लेकिन यह नहीं बताया कि यह एडवांस होगा या पैकेज। पीएम ने कहा कि इस पर बाद में विचार होगा, लेकिन यह एडवांस होना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि आप जो भी हमें देंगे वो आपका फैसला है, हम विस्तार से बता देंगे। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के लिए भी 500 करोड़ की मदद का ऐलान किया है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि मुख्यमंत्री योगी को धमकी देने वाले के बारे में कई अहम सूचनाएं मिली, रिपोर्ट हुआ दर्ज। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी भरे मैसेज ने गुरुवार देर रात पुलिस अफसरों के होश उड़ा दिए। डायल 112 मुख्यालय की सोशल मीडिया डेस्क के व्हाट्सएप नंबर पर आए मैसेज की सूचना अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद गोमती नगर थाने में इंस्पेक्टर धीरज कुमार की तरफ से केस दर्ज किया गया। दोस्तों आपको बता दें कि पुलिस आयुक्त सुजीत पांडे ने बताया कि सर्विलांस और क्राइम ब्रांच समेत पुलिस की अन्य टीमें मोबाइल नंबर के आधार पर धमकी देने वाले व्यक्ति का पता लगाने में जुटी हुई है। दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि यूपी में प्रियंका एक्टिव, क्या इसीलिए सोनिया की बैठक से सियासी डिस्टेंस बना रही है एसपी और बीएसपी। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना संकट और लॉकडाउन के चलते भारतीय राजनीति में आई खामोशी अब टूटने लगी है। मोदी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में कई विपक्षी दलों ने शुक्रवार को शाम 3 बजे बड़ी बैठक की। विपक्षी दलों की इस बैठक में उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल सपा और बसपा ने सियासी डिस्टेंस बनाए रखा। ऐसे में सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की राजनीतिक सक्रियता के चलते तो कहीं अखिलेश यादव और मायावती विपक्षी दल की बैठक से दूरी तो नहीं बना रहे। दोस्तों आपको बता दें कि मायावती कई मौकों पर विपक्ष की ऐसी बैठकों में अपनी प्रतिनिधि के तौर पर राज्यसभा सदस्य और बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को भेजती रही हैं, लेकिन इस बार उन्होंने बैठक में भाग लेने से ही इनकार कर दिया। ऐसे ही सपा भी विपक्षी दलों की बैठक में हमेशा शामिल होती रही। सपा प्रमुख अखिलेश यादव खुद के बजाय सपा महासचिव राम गोपाल यादव को पार्टी प्रतिनिधि के तौर पर भेजते रहे। इस बार बदले हुए सियासी माहौल में सपा और बसपा कांग्रेस की बैठक का हिस्सा नहीं बने। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि लॉकडाउन के दौरान यूपी में फंसे हुए दूसरे राज्यों के हर मजदूरों को बगैर कार्ड के राशन देगी योगी सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच लागू देशव्यापी लॉकडाउन
लॉकडाउन में सबसे ज्यादा मुसीबतों का सामना गरीब श्रमिकों को करना पड़ा है। ऐसे में सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद इनके सामने पेट भरने की समस्या लगातार बनी हुई है। ऐसे में योगी सरकार ने सरकारी अनाज वितरण का दायरा और बढ़ाते हुए बगैर आधार और बगैर राशन कार्ड वाले प्रवासी मजदूरों को 2 माह का मुफ्त राशन देने का निर्णय लिया है। दोस्तों आपको बता दें कि आत्मनिर्भर भारत के तहत दूसरे राज्यों से आ रहे मजदूरों और लॉकडाउन में यूपी में फंस गए दूसरे राज्यों के लोगों को सरकार अनाज देगी, जिससे कि उनके सामने खाने या पेट पालने की समस्या का हल हो सके। कोरोना के मद्देनजर सरकार की यह कोशिश है कि हर जरूरतमंद को जरूर लाभ मिले। दोस्तों वीडियो में आगे जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण जानकारियां अभी बाकी हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे मिस ना हो जाएं। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि 200 ट्रेनों के लिए 24 घंटे में बुक हुए 13 लाख टिकट, आप भी यहां से कर सकते हैं बुक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इंडियन रेलवे ने 1 जून से 230 पैसेंजर ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है और गुरुवार को इसके लिए टिकटों की बुकिंग भी शुरू हो गई है। हैरान करने वाली बात यह है कि इन 230 ट्रेनों के लिए पिछले 24 घंटे में 13 लाख से ज्यादा टिकटों की बुकिंग हो चुकी है। रेलवे ने 21 मई यानी कि गुरुवार को सभी 230 पैसेंजर ट्रेनों के लिए सभी श्रेणियों में बुकिंग की विंडो को खोल दिया। साथ ही रेलवे ने काउंटर से भी टिकट बुकिंग की सुविधा देनी शुरू कर दी। दोस्तों आपको बता दें कि शुक्रवार को रेलवे ने कहा कि देश के विभिन्न स्टेशनों को जोड़ने वाली 230 पैसेंजर ट्रेनों में सभी प्रकार के श्रेणियों के लिए रेलवे टिकटों की बुकिंग खोल दी गई है। रिजर्वेशन टिकट, ऑनलाइन बुकिंग और रेलवे आरक्षण काउंटरों के माध्यम से बुक किए जा सकते हैं। इससे पहले गुरुवार को टिकटों की बुकिंग शुरू होते ही 1 घंटे में 1.5 लाख टिकटों की बुकिंग हो चुकी थी। वहीं शुरुआती 2.5 घंटे में 4 लाख टिकट बुक हो गए थे। दोस्तों अगर आप अभी भी दूसरे राज्य में फंसे हुए और अपने गृह राज्य जाना चाहते हैं तो अब आप ट्रेन की टिकट बुक करा सकते हैं। और इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि हर्षवर्धन ने संभाली WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अध्यक्ष की जिम्मेदारी, कहा कोरोना का मिलकर करेंगे मुकाबला। ये दोस्तों आपको बता दें कि विश्व मंच पर भारत का रुतबा और बढ़ गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन पद की जिम्मेदारी संभाल ली है। अब हर्षवर्धन ये तय करेंगे कि दुनिया के हर हिस्से में लोगों को सही इलाज मिल रहा है या नहीं मिल रहा। उन्होंने जापान के डॉक्टर हिरोकी नकतानी की जगह ली है। डॉक्टर हर्षवर्धन विश्व स्वास्थ्य संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अगले चेयरमैन होंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 34 मेंबर होते हैं। ये दोस्तों आपको बता दें कि 194 देशों की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में डॉक्टर हर्षवर्धन को बिना किसी विरोध के चुना गया है। ये दोस्तों आपको बता दें कि पद संभालते ही उन्होंने कहा कि मैं इस बात से अवगत हूं कि वैश्विक संकट के वक्त इस ऑफिस में दाखिल हो रहा हूं। ये सभी चुनौतियां एक साझी प्रतिक्रिया की मांग करती हैं, क्योंकि ये साझी चुनौतियां हैं और जो साझी जिम्मेदारी से काम करने की मांग करती हैं। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि घर लौटे मजदूरों के रोजगार संकट को दूर करने में जुटा है केंद्र, बनाया है ये प्लान। ये दोस्तों आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस संकट की वजह से लॉकडाउन लागू है और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित है। देश के अलग अलग हिस्सों में काम करने वाले प्रवासी मजदूर इस संकट के बीच अपने अपने घर लौट रहे हैं। ऐसे में मजदूरों के सामने रोजगार का संकट है। इस संकट के बीच अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार एक्टिव हुई है और उसने राज्यों में वापस लौट रहे मजदूरों का डेटा मांगा है। दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक 30 लाख से अधिक मजदूर घर लौटे हैं। ऐसे में केंद्र की ओर से राज्यों से एक डेटाबेस तैयार करने को कहा गया है ताकि कई योजनाओं के तहत मजदूरों को रोजगार मिल सके। दोस्तों आपको बता दें कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ऑटो और MSME सेक्टर हैं। जो डेटा तैयार किया जाएगा उसमें मजदूरों के स्किल, उनकी पसंद और कहां काम करते थे इसकी जानकारी ली जाएगी। हर मजदूर का डेटा जिला, गांव और तहसील लेवल पर तैयार होगा। मजदूरों का इस्तेमाल अभी जारी योजनाओं में किया जाएगा। साथ ही प्राइवेट सेक्टर से भी मदद ली जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि कौशल ऐप के जरिए सभी मजदूरों की स्किल ट्रेनिंग की जाएगी। साथ ही प्राइवेट कंपनियों से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार बनाने को कहा जाएगा। दोस्तों अगर ऐसा होता है तो मजदूर भाइयों के लिए ये एक अच्छी खबर है। इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। जी दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि उड़ान भरने के लिए तैयार है फिर से देश। एयर इंडिया समेत कई एयरलाइंस ने शुरू की बुकिंग। जी दोस्तों आपको बता दें कि देश में पिछले करीबन 2 महीने से लॉकडाउन लागू है और अब धीरे धीरे छूट दी जा रही है। 25 मई से देश में कुछ हद तक हवाई सेवा शुरू हो रही है। ऐसे में अब टिकट बुकिंग भी शुरू हो गई है। एयर इंडिया की ओर से शुक्रवार को ट्वीट किया गया कि हमारी सेवा के लिए टिकट बुकिंग शुरू हो गई है। दोस्तों आपको बता दें कि एयर इंडिया की ओर से इसके लिए वेबसाइट की जानकारी दी गई और साथ ही कहा गया कि कस्टमर केयर पर बात भी की जा सकती है। शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे से टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बड़ी मुश्किलें, अब बिहार में भी मामला दर्ज। दोस्तों आपको बता दें कि अमर उजाला की एक रिपोर्ट के अनुसार PM केयर फंड को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। वहीं इस मामले में अब कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 के लिए बनाए गए राहत कोष को लेकर किए गए अपने विवादित बयान की वजह से अब सोनिया गांधी
गांधी पर एक और मामला दर्ज हुआ है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के बाद अब बिहार में भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पटना के कंकड़बाग थाने में भाजपा के मीडिया प्रभारी रह चुके पंकज सिंह ने यह केस दर्ज कराया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पीएम केयर फंड पर सवाल उठाकर सोनिया गांधी लोगों को भड़का रही हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 504, 505 1B, 505 2 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जी दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि यूपी में अगले 6 महीने के लिए हड़ताल पर लगी रोक, नोटिफिकेशन जारी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले 6 महीने के लिए किसी भी प्रकार के हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। सरकार के मुताबिक यह फैसला लोकहित में लिया गया है। उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 1 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा से लेकर निगम तक के काम करने वाले सरकारी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते। जी दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि कोविड-19 के दौरान विद्यार्थियों की होगी खास पहचान, परीक्षा परिणाम में लिखी जाएंगी ये बातें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस का प्रभाव हर किसी क्षेत्र पर पड़ा है। ऐसे में शिक्षा क्षेत्र में भी इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 5वीं और 10वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। इस बारे में शिक्षा मंत्री विजय सिंगला ने 5वीं और 10वीं के प्री बोर्ड पेपरों पर आधारित परिणाम निकालने के आदेश जारी किए हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इसके अलावा बोर्ड ने 8वीं और 10वीं के सर्टिफिकेट पर यह लिखने का फैसला किया है कि कोविड महामारी फैलने के कारण विद्यार्थी को नंबर CCI में प्राप्त अंकों के आधारित अंक दिए गए हैं और सर्टिफिकेट पर नंबर नहीं लिखे जाएंगे। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सोनिया गांधी ने बोला मोदी सरकार पर हमला, कहा पीएमओ तक सीमित रह गई हैं सारी शक्तियां। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लॉकडाउन से बाहर आने के लिए सरकार के पास कोई रणनीति नहीं होने का दावा करते हुए शुक्रवार को कहा संकट के इस समय भी सारी शक्तियां प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ तक सीमित हैं। प्रमुख विपक्षी दलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में उन्होंने यह भी कहा इस सरकार में संघवाद की भावना को भुला दिया गया है और विपक्ष की मांगों को अनसुना कर दिया गया है। ये दोस्तों, आपको बता दें कि सोनिया ने कहा कि कोरोना के मद्देनजर प्रधानमंत्री की शुरुआती आशा सही साबित नहीं हुई। ऐसा लगता है कि वायरस दवा बनाने तक मौजूद रहने वाला है। मेरा मानना है कि सरकार लॉकडाउन के मापदंडों को लेकर निश्चित नहीं थी, उसके पास इससे बाहर निकलने की कोई रणनीति भी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा करने और फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 5 दिनों तक इसका ब्यौरा रखे जाने के बाद यह एक क्रूर मजाक साबित हुआ। ये दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि योगी सरकार से किराया मांगने पर राजस्थान सरकार पर भड़की मायावती, बोली ये अमानवीयता। ये दोस्तों, आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा अध्यक्ष मायावती ने राजस्थान कांग्रेस सरकार द्वारा विद्यार्थियों को घर भेजने के लिए खर्च हुए 36.36 लाख रुपए की मांग को अमानवीय बताते हुए ये कहा कि दो पड़ोसी राज्यों के बीच ऐसी राजनीति अति दुखद है। मायावती ने शुक्रवार को ट्वीट करके कहा कि राजस्थान की कांग्रेसी सरकार द्वारा कोटा से करीबन 12,000 युवा युवतियों को वापस उनके घर भेजने पर हुए खर्च के रूप में यूपी सरकार ने 36.36 लाख रुपए देने की जो मांग की है वह उसकी कंगाली और अमानवीयता को प्रदर्शित करता है। दो पड़ोसी राज्यों के बीच ऐसी घिनौनी राजनीति अति दुखद है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।